This is the second method of calculating national income. It is called as income method. So under this method, the national income is calculated by adding up all the factor incomes during a fiscal period of 1 year. It means whatever are the incomes of all the factors of production, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों ने मिलकर जो भी प्रोडक्शन किया है और प्रोडक्शन के बदले वॉट एवर द इनकम दे अर्नड, इफ वी एड द इनकम ऑफ ऑल द फोर फैक्टर्स, देन वी गेट नेशनल इनकम। और इसी मेथड को बोला जाता है इनकम मेथड। प्रीवियस वाला जो मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, इट मीन्स वो प्रोडक्शन के बेसिस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। और ये मेथड है कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका कितना इनकम बनता है, तो इनकम के बेसिस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट इज द रीजन कि आंसर और द वैल्यू और द नेशनल इनकम इन बोथ द मेथड्स शुड बी द सेम। अगर सेम नहीं हुआ तो इट मीन्स कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। So income method में there are many components which you have to understand. First is compensation of employees, second is operating surplus and third is mixed income. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से वेज या सैलरी मिलता है, हर तरीके से उनको किस तरह का कंपेंसेशन मिलता है फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स, इसको बोला जाता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। उसमें तीन कैटेगरी किया गया है, एक है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश मतलब जो हमें कैश, जो एम्प्लॉयर्स ने अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में वेजेस एंड सैलरीज दिया है उसको इंक्लूड करना है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, काइंड मतलब जो कैश में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है। सो दीज आर ऑल द वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। सो इसको भी ऐड करना होता है बिकॉज ये भी एम्प्लॉयज़ को मिलता है। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मतलब फॉर एग्जांपल जैसे प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीएफ का जो स्कीम्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स, कुछ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है और कुछ एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन रहता है। सो ये इस तरह की जो स्कीम्स है दीज प्रोवाइड सिक्योरिटी इन द सोसाइटी। सो हर तरह के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी ऐड किया जाता है बिकॉज ये तीनों जो है मतलब इन कैश, इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये तीनों ही एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ, इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन। सो इसलिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ये तीन कैटेगरी है। सेकेंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में बेसिकली टू पार्ट्स है, एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी, अपने पास कोई प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके मैं इनकम गेन कर रही हूँ, ठीक है, लैंड है तो उसका मुझे रेंट मिल रहा है, मेरे पास कोई मेरे पास लीज है या फिर पेटेंट है उसका मुझे रॉयल्टी मिल रहा है, मेरे पास कैपिटल है उसका मैं किसी को कैपिटल, किसी को मैंने लोन देकर मुझे उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। सो प्रॉपर्टी है मेरे पास, उस प्रॉपर्टी से आई एम अर्निंग इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। सिमिलरली सेकेंड है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट विच इंक्लूड्स कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। क्योंकि प्रॉफिट जो है कॉर्पोरेट टैक्स मतलब टैक्स तो जो दिया जाता है, द टैक्स चार्ज बाय गवर्नमेंट टू द कॉर्पोरेट सेक्टर इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। सो टैक्स का हिस्सा भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने प्रॉफिट में से देते हैं, प्रॉफिट के हिसाब से उनका टैक्स लगता है। डिविडेंड जो है वो भी प्रॉफिट के हिसाब से लगता है, प्रॉफिट से ही निकल कर डिविडेंड दिया जाता है। एंड रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच दे कीप फॉर फ्यूचर यूज। सो रिटेन अर्निंग भी प्रॉफिट से निकाला जाता है। सो इन तीनों को मिलाकर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स तीनों को मिलाकर प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सरप्लस में
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, दो चीज आता है इन ओवरऑल। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटर्न अर्निंग्स, टोटल 6 कैटेगरीज है। ठीक है, याद रखोगे ऑपरेटिंग सरप्लस में इन ऑल टोटल 6 कंपोनेंट्स है, उसमें से 3 कंपोनेंट प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के है और 3 कंपोनेंट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के है। समटाइम्स क्वेश्चंस में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया रहेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया रहेगा, ओनली टू मेक द स्टूडेंट्स कंफ्यूज। ठीक है, तो ऐसे में अगर एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया है, तो हमें वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट को लेना है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी प्रॉफिट का ही हिस्सा है। सो हमें जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को हमेशा लेना होता है। ठीक है, सो इनकम मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट हो गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंड कंपोनेंट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड कंपोनेंट में आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब ऐसे एम्प्लॉय जो ना, मतलब ऐसे आदमियों का, ऐसे इंसानों का अर्निंग इनकम जो कि ना तो दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं और ना ही उनका कोई प्रॉपर्टी है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, ये लोग खुद अपना काम खुद करते हैं और खुद ही अपनी कमाई करते हैं, मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। ठीक है, सो इनका जो है, इनका खुद का ही सारे फैक्ट, इनका खुद का इनका खुद का एबिलिटी है, खुद का इनका लैंड है जो ये लोग खुद यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर पर ही अगर मैं छोटा सा अपना स्वीट शॉप मैंने घर पर ही अपना खोला है, तो वो शॉप भी मेरा है, मतलब वो शॉप की ओनर भी मैं ही हूँ, मतलब एंटरप्रेन्योर भी मैं ही हूँ, वर्कर जो है लेबर मैं ही, मिठाई बना रही हूँ मैं ही, सेल कर रही हूँ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय भी मैं हूँ, एम्प्लॉयर भी मैं हूँ, एंटरप्रेन्योर भी मैं हूँ, मेरा ही घर है, मतलब रेंट भी मेरा है, कैपिटल भी मेरा है, तो एवरीथिंग इज माइन। सो यहाँ पे कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हु इज द एम्प्लॉई, हु इज द एम्प्लॉयर, हु इज द एंटरप्रेन्योर, एंड हुज मनी इज दिस, हुज लैंड इज दिस। तो मतलब हर तरीके से कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही इंसान का के एक ही सामान पर एक ही उसका फैक्टर, मतलब एक ही सिंगल फैक्टर पर बहुत सारे इनकम चार्ज हो जाते हैं। सो इस तरह का कैटेगरी जिनका बनता है उसको बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। इन सिंपल वर्ड, जितने भी हर तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स जो है उनका इनकम यहाँ पर ऐड किया जाता है। ओके, सो इनकम मेथड में देयर आर 3 कंपोनेंट्स। एक है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें आता है वेज एंड सैलरीज इन कैश, काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स। एंड लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। देन steps. What are the steps? How should you calculate the national income? First of all, in your question, whatever the question is given, you have to identify all the components. ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनकम मेथड के अंडर कौन कौन से कंपोनेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एक ही क्वेश्चन में तुमको वैल्यू एडेड के भी कुछ कंपोनेंट्स दिया रहेगा, इनकम मेथड के भी कुछ कंपोनेंट्स दिया रहेगा। सो यहाँ पर वी हैव टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फॉर इनकम मेथड। देन क्या करना है, we have to add all the components. All the component means these 3: compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. So we have to add it up, and after adding up we will get NDPFC. Mind it, अच्छे से नोट कर दो। पहले जो था वैल्यू एडेड मेथड में जब सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है वहां पर हमको मिलता है GDPMP, बट हियर वी गेट NDPFC। यहाँ पे जी नहीं है, मतलब ग्रॉस नहीं है, यहाँ पर नेट है। ठीक है, वाई? बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू इनकम ऑफ पीपल, इनकम ऑफ पर्सन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इसलिए डिप्रिसिएशन होने का कोई चांस ही नहीं है, जो हमने काम किया उसका हमको इनकम मिला। सो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कुछ बोलकर का कोई फैक्टर है ही नहीं डिप्रिसिएशन का। सो इसलिए डायरेक्ट एन में आ जाता है नेट। एंड इंस्टेड ऑफ मार्केट प्राइस यहाँ पर FC होता है, मतलब फैक्टर कॉस्ट। डेफिनेटली फैक्टर ऑफ इनकम का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फैक्टर इनकम है, तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट ही आना है इसको। मार्केट प्राइस हो, क्योंकि इनकम का मार्केट प्राइस क्या होता है, इनकम का मार्केट प्राइस ऐसा कुछ होता नहीं है कॉन्सेप्ट। ओके, सो दैट इज वाई NDPFC. So after adding up all the components we get NDPFC, and then NDPFC को हमें चेंज करना है NNPFC में। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम का दूसरा फॉर्म है NNPFC।
सो NNPFC कैसे निकलेगा? NDPFC माइनस NFIA. ओके, देन इट्स अ वेरी सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कुछ है नहीं. कैलकुलेट GNPMP एंड नेशनल इनकम. बहुत सारे कंपोनेंट्स दिया हुआ है. यू हैव टू जस्ट ये याद रखना है कि सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर हमको मिलता है NDPFC. करना क्या है? पहले तो देखना है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड. रेंट, यस इट इज अ कंपोनेंट. डिविडेंड कंपोनेंट है. मिक्स्ड इनकम कंपोनेंट है. सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. सेविंग्स मतलब दिस इज द प्रॉफिट विच द कॉर्पोरेट सेक्टर हैज सेव्ड, मतलब ये रिटेन्ड अर्निंग्स है. यस इट इज ऑल्सो कंपोनेंट. इंटरेस्ट ऑल्सो कंपोनेंट. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑल्सो कंपोनेंट. पहले हमें इन सब को प्लस कर देना है. ओके, प्लस करके हमको मिलेगा NDPFC. अब इन क्वेश्चन में पूछा गया है कि GNPMP. ओके, सो हमको क्या करना है? वी हैव टू ऐड ऑल द कंपोनेंट्स. वी विल गेट NDPFC. NDPFC से जब हम NIT प्लस करेंगे, डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे, तो हमारा चेंज हो जाएगा GNPMP में, क्योंकि क्वेश्चन में पहले GNPMP पूछा गया है. ओके, एंड देन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेशनल इनकम. तो मतलब जो NDPFC निकला उसके साथ हम सिर्फ NFIA को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा NNPFC. ओके,